हेलो एवरीवन, हम क्लास 7 साइंस एनसीईआरटी को स्टडी कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम इस बुक का चैप्टर नंबर 16 जिसका टाइटल है जल एक बहुमूल्य संसाधन, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को स्टार्ट किया है एक इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ में कि प्रतिवर्ष 22 मार्च का दिन विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बहुत बार इस तरीके के जो इम्पोर्टेंट डे आते हैं उनकी डेट को लेकर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब ये जो विश्व जल दिवस है वो क्यों मनाया जाता है, तो अभी हमने चैप्टर के टाइटल में जैसा हमने देखा कि जल एक बहुमूल्य संसाधन है, तो इस बहुमूल्य संसाधन को बचाने के लिए लोगों में एक जागरूकता आनी चाहिए। हर व्यक्ति का जल संरक्षण के महत्व की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए ही प्रतिवर्ष जल दिवस मनाया जाता है। अब देखो, जल एक बहुमूल्य संसाधन है, मतलब जल को हमें कम से कम खर्च करना चाहिए। तो डेली बेसिस पर कोई व्यक्ति जो है वो कितना पानी खर्च कर सकता है, इसकी एक लिमिट जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा डिसाइड की गई है। जैसे कि पेयजल, धुलाई, खाना पकाना और उचित सफाई बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुझाई गई जल की न्यूनतम मात्रा 50 लीटर प्रति व्यक्ति है। और ये 50 लीटर कितना होता है, मतलब 2.5 बाल्टी के बराबर। अगर इतना पानी आपको डेली बेसिस पर अवेलेबल हो पा रहा है तो आप अपने आप को लकी मानिए कि आपको पर्याप्त जल की उपलब्धता हो पा रही है। लेकिन पूरी पृथ्वी पर ऐसी जगह भी हैं जहां पर पर्याप्त जल की उपलब्धता नहीं है। अगर आपका जो क्षेत्र है जहां पर आप रह रहे हैं और वहां पर पानी की पर्याप्त उपलब्धता नहीं है, वर्षा की कमी रहती है, भूमि जल स्तर भी काफी नीचे है, तो इस तरीके से आपका जो लोकल न्यूज़पेपर आता है उस समय आप ग्रीष्म ऋतु के समय इस तरीके की इमेज जो है जरूर आप अपने न्यूज़पेपर में देखते होंगे। ओके, तो जल संकट जो है एक बड़ी समस्या है और पूरा विश्व जो है वो इस समस्या से प्रेजेंट टाइम में जूझ रहा है। जल की कमी पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय बन गई है और ऐसा अनुमान है, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले कुछ ही वर्षों में विश्व के 1/3 से अधिक जनसंख्या को जल की कमी का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट लाइन दी हुई है कि वर्ष 2003 को अंतर्राष्ट्रीय अलवण जल वर्ष मनाया गया था, जिससे लोगों को इस प्राकृतिक संसाधन की निरंतर घट रही उपलब्धता के बारे में जागरूक किया जा सके। तो देखो, हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में जो डेट देखी 22 मार्च और ये वर्ष, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बहुत बार इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा वर्ष जो है वो अंतर्राष्ट्रीय अलवण जल वर्ष के रूप में मनाया गया था या किस डेट को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अब देखो, हमने देखा कि जल की कमी जो है वो पूरे विश्व में बनी हुई है। अब जल की कमी के बारे में डिस्कस करने से पहले हमें पता तो होना चाहिए कि हमारी पृथ्वी पर जो है वो कितना जल उपलब्ध है। तो देखो, जब आप अपनी पृथ्वी को बाहर से देखोगे, बाहर से मतलब अंतरिक्ष से जब पृथ्वी को आप व्यू करते हो तो पृथ्वी हमें नीले रंग में दिखाई देती है। इसका बेसिक रीजन क्या है, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी पर 2/3 भाग जो है वो जल है। मतलब पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग जल से ढका है। इसका मतलब पानी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन भाई ये पानी जो है वो पीने लायक नहीं है, ये लवणीय जल है, खारा पानी है। और हमें कैसा चाहिए पानी पीने के लिए, अलवण जल, मतलब जिसको हम सादा बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं, ताजा जल। अब ये जो 71% भाग जो जल है वो कहाँ कहाँ पर उपस्थित है, तो पृथ्वी पर लगभग समस्त जल समुद्र और महासागरों, नदियों, तालों, ध्रुवीय बर्फ, भौमजल और वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में पाया जाता है। परंतु इसमें से अधिकांश जल जो है वो मानव उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। आप इसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हो। मतलब पानी की इतनी उपलब्धता पृथ्वी पर होने के बावजूद हम उस पानी को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि जो हमारे उपयोग के लिए जो जल है वो काफी कम मात्रा में उपलब्ध है। जैसे कि अभी इस चैप्टर में हमें ये सारी चीजें समझाई हुई हैं एक फ्लो चार्ट के थ्रू, एक डायग्राम के थ्रू। जैसे कि हमारी पृथ्वी पर जो 71% जो भाग जल है उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है इस बाल्टी से, कि मान लो हमारी पृथ्वी पर जो जल है वो टोटल इस बाल्टी के रूप में है। ओके, इतना पानी उपलब्ध है। लेकिन ये जो मग में जो पानी है ये पृथ्वी पर अलवण जल को,
मतलब जिसको आप बोल सकते हो ताजा पानी, उसको रिप्रेजेंट करता है। लेकिन इस कंप्लीट एलवण जल को भी हम यूज नहीं कर सकते हैं। इसमें से एक ग्लास, ये जो मग था, इसमें से एक गिलास पानी जो है वो भौम जल के रूप में, मतलब हमारी भूमि में जो जल पाया जाता है, और ये जो पानी है वो योग्य जल की मात्रा के समान है। और इसमें से, इस ग्लास में से एक चम्मच पानी जो है वो हमारी विश्व की जो झील और नदियों में जो अलवण जल जो उपलब्ध है उसकी मात्रा को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि बाल्टी में बचा जल, मतलब लास्ट में अगर हम देखें तो हमारे लिए उपलब्ध पानी जो है वो इतना है। तो बाल्टी में जो पानी बच गया, एक मग पानी हमने निकाला, शेष पानी जो बाल्टी में बचा, मतलब वो हमारी पृथ्वी पर समुद्र और महासागरों में उपस्थित लवणीय जल, मतलब खारा पानी जो है, और आंशिक रूप से भौम जल के रूप में पाए जाने वाले जल को दर्शाता है। और ये पानी मानव उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। ओके, नहाने के मग में, नहाने के ये जो मग है इसमें हमने पानी निकाला, इतना पानी किसको रिप्रेजेंट करता है? अलवणीय जल को। और इसमें से भी एक गिलास पानी जो है वो हमने लिया, तो इस मग में जो पानी बचा वो दिखाता है कि जो अलवणीय जल है उसमें भी कुछ पानी जो है वो बर्फ के रूप में, जैसे कि हिमनदों में ध्रुवीय बर्फ और पर्वतों की स्थायी बर्फ के रूप में पाया जाता है। और इस पानी को भी हम आसानी से यूज नहीं कर सकते हैं। तो फिर क्वेश्चन ये उठता है कि जितना पानी है उसमें से कितना पानी हमारे उपयोग के लिए बचा हुआ है जिसको हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट देख करके आपको आश्चर्य होगा कि इतना पानी उपलब्ध होने के बावजूद जो है वो सिर्फ इतना पानी जो है वो हम यूज कर सकते हैं। मतलब अलवणीय जल की मात्रा पृथ्वी पर उपलब्ध जल की कुल मात्रा का लगभग 0.006% है। मतलब आप देखिए कि इतना पानी होने के बाद में भी डायरेक्टली आप उसको यूज कर ही नहीं सकते हो, इसीलिए जल एक बहुमूल्य संसाधन है। ओके, तो ज्यादातर लोग क्या मानते हैं कि अरे इतना पानी है कितना ही यूज करो। उनको एक समझ नहीं है, एक जागरूकता नहीं है कि वो पानी यूज नहीं कर सकते हो। इसी बात की गई है जल की अवस्थाओं के बारे में। तो देखो, जल जो है वो हमारी पृथ्वी पर हर अवस्था में मौजूद है। हर अवस्था मतलब ठोस के रूप में, मतलब बर्फ के रूप में। ठोस अवस्था में अगर हम बात करें तो यहाँ पर बताया गया पहले कि जल चक्र द्वारा परिचक्रण के दौरान जल अपनी तीनों अवस्थाओं अर्थात ठोस, द्रव और गैस में से किसी भी एक अवस्था में पृथ्वी पर कहीं भी पाया जा सकता है। ठोस अवस्था में जल बर्फ और हिम के रूप में पृथ्वी के ध्रुवों पर, बर्फ से ढके पर्वतों और हिमनदों मतलब ग्लेशियर में पाया जाता है। द्रव अवस्था में जल महासागर, झील और नदियों के अतिरिक्त भूतल के नीचे भौम जल भी पाया जाता है। और गैसीय अवस्था में जल जो है वो हमारे आसपास की वायु में जलवाष्प के रूप में उपस्थित रहता है। जल का उसकी तीनों अवस्थाओं के बीच में जो सतत चक्रण, मतलब कभी जलवाष्प के रूप में बादलों में जाएगा और बादल बनेंगे, फिर वर्षा के रूप में मतलब द्रव अवस्था में वापस आएगा, ओके, और फिर नदियों में बहेगा, पहाड़ों के ऊपर गिरा वहां बर्फ के रूप में जमा हो जाएगा। तो इस तरीके से तीनों अवस्था में ये चक्रण जो है वो रेगुलर बना रहता है। और जल की कुल मात्रा जो है वो हमारी पृथ्वी पर स्थिर बनी रहती है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया है, आपको ध्यान में रखना है। समस्त मानव जनसंख्या, अन्य सभी जीव जल का उपयोग करते हैं और ये जो प्रक्रम है वो रेगुलेटरी बनाए रखता है। लेकिन जब हम यूज ज़्यादा करने लग जाएं और उसका जो संरक्षण है या उसका पुनर्चक्रण जो है वो ना हो पाए तो जल की कमी फील होने लग जाती है। तो ये जल चक्र जो है उसके प्रोसीजर को यहाँ पर इमेज के थ्रू शो कर रखा है। अब यहाँ पर बता रखा है कि देखो, अधिकांश शहर और नगर जो हैं उनमें जल आपूर्ति की व्यवस्था होती है। कैसे होता है? पाइप जो है वो घर तक आपके दबे होते हैं, उनसे पानी आपके पास में आता है। अब वो पानी कहीं से भी लाया जा सकता है, कुएं से लाया जा सकता है, झील से, नदी से, तालाब से लाया जा सकता है। लेकिन हम बार बार क्या देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र जो है वहां पर जल की आपूर्ति इस तरीके से नहीं होती है। मतलब अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो टैप वाटर कनेक्शन की बात चल रही है कि सभी जगह ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में हर जल जो है, हर घर नल कनेक्शन जो है उसकी बात की जा रही है और उसी के थ्रू ये प्रोसीजर है। लेकिन अगर हम देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी जो है वो बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पर नल के थ्रू जो है पानी की उपलब्धता नहीं है। तो पानी लाने के लिए उनको काफ़ी दूर दूर तक जाना पड़ता है। ओके, तो एक तरीके से उनके ऊपर काम का बोझ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ओके,
अब यहाँ पर बताया गया है कि अभी हमने देखा कि शहरों में कैसे नल कनेक्शन, गाँव में दूर दूर से ला रहे हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि हमारी जनसंख्या का एक बड़ा भाग अपने उपयोग के लिए जल कुओं, नलकूपों और हैंडपंपों से प्राप्त करता है। अब ये जो जैसे हमने देखा कि कुओं से, नलकूपों से और हैंडपंपों से ये हमने पानी निकाला, कहाँ से निकाला? जमीन में से पानी निकाला। फिर वहां पर पानी कैसे जाता है जमीन पर, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि जल का एक महत्वपूर्ण स्रोत है भौमजल। क्या होता है, आप अपने आसपास की मिट्टी को खोदिए, मिट्टी को जब आप खोदोगे तो देखोगे आपको एक नमी दिखाई देगी जितना गहराई में आप जाओगे, मतलब वहां की मिट्टी में नीचे जो है वो पानी की उपलब्धता है। ओके, तो यहाँ पर बता रखा है कि एक स्तर पर जब हम मिट्टी की गहराई में पहुंच जाते हैं तो वहां पर मिट्टी के जितने भी कण होते हैं, वहां पर जितनी भी चट्टानें होती हैं, उनके बीच में पानी उपस्थित होता है और ये बोला जाता है भौमजल। तो ये वो परत जहां के नीचे आपको पानी मिलेगा, उस परत की ऊपरी सीमा को भौमजल स्तर बोला जाता है। ये बात आपके समझ में आ गया। यहाँ पर बताया गया है कि देखो ये जो भौमजल स्तर है ना, ये जगह जगह पर वेरी कर सकता है। वेरी कर सकता है मतलब कि किसी जगह पर आपको कम गहराई में पानी मिल जाएगा, किसी जगह पर आपको बहुत गहराई में भी पानी नहीं मिलेगा। और ये ऐसा नहीं है कि आज आपको कम गहराई में पानी मिला है तो कुछ टाइम के बाद में भी आपको कम गहराई में पानी मिले। किसी भी जगह पर समय के साथ में जो जल की गहराई है या भौमजल स्तर जो है वो भी कम ज्यादा हो सकता है। अब ये पानी हमें कैसे मिलता है, कैसे जाता है भूमि के अंदर? तो वर्षा जल और अन्य स्रोत जैसे कि नदियों, तालाबों का जल मृदा में रिस कर भूमि के नीचे गहराई में रिक्त स्थान और दरारों में भर जाता है। भूमि में जल का रिसाव जो है वो अंत्य स्पंदन कहलाता है। और इस प्रक्रम द्वारा उपयोग किए जा चुके भौमजल की पुनः परिपूर्ति, मतलब हमने हैंडपंप से, कुओं से पानी निकाला, फिर वर्षा से और रिस रिस कर पानी जो है वो दोबारा जमीन में गया, तो एक तरीके से पुनर्चक्रण चलता रहता है और पानी की कमी नहीं होती है। ओके, तो यहाँ पर बताया गया है कि कुछ स्थान पर भौमजल स्तर के नीचे स्थित कठोर शैल की परतों के बीच में भौमजल संचित हो जाता है। इस प्रकार संचित भौमजल के भंडारों को जलभर कहते हैं, मतलब चट्टानों के नीचे जो है स्थित है भूमि की गहराई में। और जलभरों के जल को सामान्यतः नलकूप और हैंडपंप की माध्यम से बाहर निकाला जाता है। तो यहाँ पर बता रखा है कि किस तरीके से भूमि में जो पानी है उसको हम कैसे हैंडपंप के थ्रू निकाल रहे हैं। और ये नदी और झील जो है इसके थ्रू भी पानी की उपस्थिति हो रही है। और ये जलभर है कि ये चट्टानें हैं, इसके नीचे पानी की उपस्थिति यहाँ पर है। ओके, अब यहाँ पर बताया गया है कि देखो भूमि में जो जल है लेकिन समय के साथ में डिक्रीज तो वो भी हो रहा है। तो क्या बेसिक रीजन है जिसकी वजह से भूमि में उपस्थित जल की मात्रा जो है वो कम होती जा रही है? तो यहाँ पर बताया गया है कि ज्यादातर भूमि का जो जल है या फिर भौम जल जो है उसकी पुनः पूर्ति होती है वर्षा जल के रिसाव के द्वारा। लेकिन भौम जल जब तक प्रभावित नहीं होता, जब तक हम जितना जल निकालते हैं उतना ही वो क्या हो जाए, पुनः पूर्ति उसकी हो जाए। लेकिन जल की पर्याप्त रूप से पुनः पूर्ति न होने पर भौमजल स्तर नीचे गिर सकता है। ऐसा अनेक कारणों से हो सकता है। जनसंख्या में वृद्धि, औद्योगिक और कृषि गतिविधियां आदि भौमजल स्तर को प्रभावित करने वाले कुछ सामान्य कारक है। अल्प वर्षा जो है मतलब कम बारिश होना, ये भी एक बेसिक रीजन है जिसकी वजह से भूमि का जल स्तर जो है वो डिक्रीज हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर कुछ कारण बता दिए कि भूमि का जो जल है वो क्यों गिरता जा रहा है। तो जनसंख्या में वृद्धि, मतलब जनसंख्या ज्यादा हो गई तो ज्यादा से ज्यादा पानी निकाला जा रहा है। उद्योगों में भी काफी ज्यादा पानी का यूज किया जाता है। और कृषि गतिविधियां जो है मतलब कृषि जो है, और ये सारा काम किस लिए हो रहा है, जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण। तो ज्यादा जनसंख्या हो गई तो सब चीजों का जो है वो ज्यादा से ज्यादा यूज होने लग गया, जिसकी वजह से प्रॉब्लम जो है वो हो रही है। हालांकि वर्षा ज्यादा होए तो क्या हो सकता है, रिस सकता है पानी, लेकिन वर्षा जो है उसकी भी मात्रा कम देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि भौम जल स्तर को प्रभावित करने वाले अन्य कारक हैं वनोन्मूलन और जल के अवसरवण के लिए प्रभावित क्षेत्र में कमी। मतलब जल का, वर्षा का जल भी जब ही रिसेगा ना तब उसके लिए जो भूमि है, जो मृदा है उसकी उपलब्धता होगी। जैसे जैसे क्या बढ़ता जा रहा है, नगरीय क्षेत्र बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे जो खुली मृदा है उसकी भी क्षेत्र कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से भी वर्षा जल जो है वो कम शोषित हो पा रहा है भूमि में।
तो यहाँ पर एक एक कारण के बारे में बताया गया है। पहला बताया गया है जनसंख्या प्रसार के बारे में, कि जिसकी वजह से भौम जल जो है वो कम हो रहा है। तो जनसंख्या बढ़ने से भवन, दुकान, कार्यालय, सड़कों का निर्माण, इनकी मांग बढ़ती जा रही है। और जनसंख्या बढ़ रही है तो कृषि हेतु भूमि, उद्यान और खेल के मैदान जैसे खुले क्षेत्रों में कमी आ जाती है। इसके कारण भूमि में वर्षा का जो अवस्रवण है उसकी दर कम हो जाती है, मतलब जल जो रिसता है उसकी दर कम हो जाती है, क्योंकि खुले क्षेत्र की कमी होगी तो क्या होगा, पानी कम रिसेगा, और पानी कम जब भूमि में जाएगा तो भौमजल स्तर तो वो तो नीचे गिरेगा ही ना। ओके, तो यहाँ पर बताया गया है कि हम भौमजल का जिस तरीके से उपयोग कर रहे हैं, हमें क्या करना होगा, हमें भूमि में जो भौम जल है उसका स्तर को बढ़ाना होगा, नहीं तो इसकी वजह से बहुत सारी परेशानी जो है वो क्रिएट हो जाएंगी। नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है बढ़ते हुए उद्योग। जैसे जैसे औद्योगिकरण बढ़ रहे हैं वैसे वैसे क्या होता जा रहा है, पानी का यूज़ होता जा रहा है, और भूमि के पानी का ही ज़्यादातर इसमें यूज़ किया जाता है, और पानी की पुनः पूर्ति हो नहीं पा रही है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। कृषि कार्य के बारे में बताया गया है कि भारत में अधिकांश किसान जो है वो अपनी फसलों की सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर करते हैं। कुछ जगह पर नहरों से भी सिंचाई होती है, और कुछ जगह जहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती है तो वहाँ पर जल की उपलब्धता में कमी हो सकती है। अतः किसान जो है वो सिंचाई के लिए भौमजल जो है उसके ऊपर निर्भर करते हैं। जनसंख्या के बढ़ते दबाव के कारण कृषि के लिए भौमजल का उपयोग जो है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से भी भौमजल स्तर में लगातार गिरावट आ रही है। ओके, तो ये हमने कारण देख लिए कि भौमजल जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसका पुनःचक्रण होना चाहिए, नहीं तो उसकी काफ़ी ज़्यादा कमी हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं जल के वितरण की, कि कहाँ पर कितना जल उपलब्ध है। तो देखो, अनेक कारणों से विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले जल के वितरण में बहुत ज़्यादा असमानता है। मतलब ऐसा नहीं है कि सभी जगह जो है वो समान मात्रा में पीने योग्य पानी उपलब्ध है। कुछ स्थानों पर अच्छी बारिश होती है तो वहाँ पर जल अच्छा पाया जाता है। कुछ जगह रेगिस्तान है तो वहाँ वर्षा कम होती है तो पानी कम पाया जाता है। भारत एक विशाल देश है और सभी क्षेत्रों में एक समान रूप से वर्षा नहीं होती है। कुछ स्थानों पर अत्यधिक वर्षा होती है और जबकि कुछ अन्य स्थानों पर बहुत कम वर्षा होती है। जहाँ अत्यधिक वर्षा होती है वहाँ बाढ़ आ जाती है, और वर्षा की कमी से कुछ स्थानों पर सूखा पड़ जाता है। तो एक ही देश में एक ही समय में कुछ क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है और कुछ में सूखा हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर बताया गया है कि देखो, भारत का मैप आपको दिया हुआ है, और यहाँ पर ये इस पैमाने के थ्रू बताया गया है कि भारत को अगर हम व्यू करें तो भारत का बहुत ज़्यादा भाग ऐसा है जहाँ पर पानी की कमी जो है वो देखने को मिलती है। ये भारत का नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट, और ये है पश्चिमी घाट वाला पार्ट। यहाँ पर अगर हम देखें तो हैवी रेनफॉल जो है वो भारत में देखने को मिलती है। अब बात की गई है जल प्रबंधन की, कि भाई जल तो कम होता जा रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, जल भी कम होगा, तो हम क्या करें कि जल का प्रबंधन करें। कक्षा 6 में भी हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, और अभी भी हम पढ़ेंगे कि प्रबंधन मतलब एक तो हम जो डेली यूज करते हैं वहां पर हम क्या करें, उसको प्रबंधन करें, उसका कम यूज करें, मतलब लिमिट में पानी को यूज करना सीखें। दूसरा हम क्या करें, वर्षा में काफी ज्यादा पानी आता है तो उस पानी को हम क्या करें, स्टोर करें, और स्टोर करके उसको भूमि में रिसने दें, या उस पानी का हम हमारे डेली यूज के लिए यूज कर सकते हैं। इसको बोला जाता है जल संग्रहण या फिर वर्षा जल संग्रहण। अच्छा, यहाँ पर बताया गया है कि हमारे देश में बहुत पहले से, बहुत प्राचीन काल से ही बावड़ी इनका निर्माण होता था। उसमें वर्षा का पानी भरता था, उस पानी का यूज किया जाता था। कुछ पानी रिस करके भौमजल जो है उसके स्तर को भी बढ़ाता था, तो काफी ज्यादा यूज होता था। और बावड़ी हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी थी, लेकिन समय के साथ में बावड़ी जो है उसका रखरखाव नहीं रखा गया। वहां पर गाद जम करके वो जो जगह है वो पानी को स्टोर करने लायक फिर नहीं बची। तो हमें क्या करना चाहिए, जो भी हमारे एंशियंट टाइम में जो भी तरीके थे उनको हमें दोबारा रिवाइवल करना होगा, और तभी जा करके हम पानी का प्रबंधन कर पाएंगे। यहाँ पर बताया गया है कि कृषि के लिए हम जो है वो बूंद सिंचाई व्यवस्था, मतलब ड्रिप सिंचाई व्यवस्था जो है उसके बारे में हम उसको यूज कर सकते हैं। मतलब कम व्यास के पाइप जो है उससे पेड़ों को पौधों को पानी देना, मतलब पेड़ों की जड़ों में डायरेक्ट जो है वो बूंद बूंद करके पानी, जहां पर जल की जरूरत है वहीं पर पानी जो है वो जाए, जिससे क्या हो, कम पानी में भी आप अच्छी खेती जो है वो कर सकते हो। अब यहाँ पर एक केस स्टडी दी हुई है कि गुजरात का जो कच्छ क्षेत्र है उसके भुजपुर नामक स्थान में वर्षा बहुत अनिश्चित रूप से होती है। वहाँ का ताजे जल का एकमात्र स्रोत जो है वो भूमिगत जल है, और वर्षा जो है वो ज़्यादा पर्याप्त नहीं होती है।
जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो जल की मांग बढ़ गई। भूमि का जो जल स्तर है वो वर्षा ना होने की वजह से पुनर्चक्रण नहीं हो पाया, तो क्या हो पाया कि ज़्यादा निकाल रहे हैं लेकिन पानी कम जा रहा है, तो वहाँ पर भी इशू क्रिएट हो गई, भूमि जल स्तर जो है काफ़ी नीचे गिर गया। तो 1989 में यहाँ पर क्या किया, गांववासी जो हैं उनके साथ मिलकर के एक गैर सरकारी संगठन मतलब एनजीओ ने मिलकर के क्या किया, वर्षा जल संग्रहण का निश्चय किया। तो रुकमावती नदी और उसकी अनेक सहायक नदियों पर 18 चेक डैम बनाए, बांध बना दिए गए, और इससे जल जो है उससे मृदा में अंतःस्रवण की दर को बढ़ा दिया गया, जैसे जल भरों की पुनः पूर्ति हो गई। जल भर क्या है कि मृदा में जो चट्टान है उसके नीचे पानी जाकर के स्टोर हो जाए। अब इस क्षेत्र के किसानों के अनुसार अब कुओं में पानी जो है वो वर्ष भर उपलब्ध रहता है, और जो जल बहकर पहले समुद्र में चला जाता था, व्यर्थ हो जाता था, अब सिंचाई के लिए उसको उपलब्ध कर लिया गया है। तो अच्छी बात है, देखो कितना अच्छा यूज किया गया है। अब यहाँ पर बताया गया, ये देखो ये ड्रिप व्यवस्था जिसके बारे में हमने पढ़ा कि कृषि में इसको यूज कर सकते हैं हम। ओके, और यहाँ पर बताया गया है कि भैया आपकी भूमिका भी है, सिर्फ सरकार कुछ नहीं करेगी, आपको भी डेली बेसिस पर, जैसे कि आप ब्रश करते हैं तो उस समय नल को खुला ना रखें, फर्श की धुलाई करने के लिए पानी को यूज ना करके वहाँ पोछा लगाएं, तो पानी का कम से कम यूज करें। अब देखो, पेड़ों में पानी की कमी होगी, मतलब मिट्टी में जल की कमी होगी, तो पेड़ों पर क्या होगा, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इस बुक का जो चैप्टर नंबर 1 और 2 उसमें हमने पोषण की बात की थी। तो पादपों में जब हमने पोषण की बात की थी तब हमने देखा था कि मृदा से जो भी पोषक तत्व है उनको अवशोषित करने के लिए मृदा जो है वो जल में विलीन हो जाते हैं, जल में घुल जाते हैं, तो उनके साथ में पेड़ पौधे उनको अपनी जड़ों के थ्रू अवशोषित कर लेते हैं। तो जल की जरूरत तो होती है, और जल नहीं होंगे तो आप अपने घर में जो भी पेड़ पौधे हैं उनमें पानी मत दो, वो मुरझा जाएंगे, और मुरझा जाएंगे कुछ समय के बाद में खत्म हो जाएंगे। तो मतलब अगर पानी उपलब्ध नहीं होगा तो जो पृथ्वी है उस पर से हरियाली लुप्त हो जाएगी, मतलब जीवन का अंत हो सकता है। क्योंकि पादपों के न रहने का परिणाम यह होगा कि पृथ्वी पर न ही पर्याप्त भोजन होगा, न ही ऑक्सीजन होगी, और पेड़ पौधे नहीं होंगे तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी तो भोजन नहीं बनेगा, भोजन नहीं बनेगा तो ऑक्सीजन नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं निकलेगी तो भाई पेड़ पौधे नहीं है तो पर्याप्त वर्षा भी नहीं होगी। ओके, और बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी और जीवन जो है वो समाप्त हो जाएगा पृथ्वी पर। तो पानी को स्टोर करोगे तभी पेड़ पौधे जिएंगे और तभी अपन जी पाएंगे। तो पेड़ पानी को बचाओ, घर में अपने जो है वो पानी को ज़्यादा बहाओ। ओके, एक सफल प्रयास की यहाँ पर बात की गई है, मतलब एक और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल आपको यहाँ पर शो किया गया है कि राजस्थान का मैक्सिमम भाग जो है वो मरुस्थलीय भाग है, थार का मरुस्थल है। जल की प्राकृतिक कमी की चुनौती को एक सफल प्रयास द्वारा यहाँ पर हल किया गया। क्या किया गया, अलवर जो जिला है वहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एक शुष्क क्षेत्र को हरित स्थान में परिवर्तित कर दिया। उन्होंने क्या किया, यहाँ पर 5 सूख चुकी नदियां जैसे अखेरी, रूपारेल, सरसा, भगीनी और जहाज वाली, इनको क्या किया, इनमें जो जल संग्रहण है उनको इकट्ठा किया और एक तरीके से नदियों को पुनर्जीवित कर दिया। ओके, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर हम जल को संरक्षित करेंगे, जल का संरक्षण करेंगे, तो दोबारा से हमारे पास में पर्याप्त जल की मात्रा हो सकती है। बस हमें क्या करना है, जो जल उपलब्ध है उसका एक तरीके से प्रबंधन के साथ उसका यूज करना है, और जो जल हमें वर्षा के थ्रू मिलता है उसको हमें क्या करना है, मैनेज करके इकट्ठा करना है। बस हो गई समस्या सोल्व। ओके, तो ये चैप्टर हो गया हमारा कंप्लीट, और आप देख लेते हैं इसकी समरी। तो बताया गया है कि जल जो है वो सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, इसके बिना जीवन संभव नहीं है। जल 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और वाष्प। यद्यपि जल चक्र के द्वारा जल की आपूर्ति बनी रहती है, फिर भी विश्व के अनेक भागों में जल योग्य जल की कमी है। विश्व के विभिन्न भागों में जल का वितरण असमान है, ऐसा बहुत कुछ मानव क्रियाकलापों के कारण भी है। उद्योगों की तेजी से वृद्धि, बढ़ती जनसंख्या, सिंचाई की बढ़ती आवश्यकताएं और कुप्रबंधन जल की कमी के कुछ कारण हैं। हमें पाइपों द्वारा जल आपूर्ति के समय भवनों और अन्य स्थानों में रिसते नालों के कारण होने वाले जल की बर्बादी के प्रति जागरूक होना चाहिए। जल के अनावश्यक उपयोग और अत्यधिक मात्रा में भौमजल का उपयोग करने से बचना चाहिए। भूमि में जल के पुनः पूर्ति को बढ़ाया जाना चाहिए। तो समय की मांग ये है कि सभी मिलकर के जल का मितव्ययता से उपयोग करें, और यदि पौधों को कुछ दिनों तक पानी न दिया जाए तो मुरझा जाएंगे और अंत में सूख जाएंगे, और पौधे मुरझा जाएंगे तो हमारा जीवन भी मुरझा जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो पानी को बचाओ।
ओके, तो ये चैप्टर अगर आपको अच्छा लगा है, आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।